यूनिट थर्ड हम कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में चैप्टर नंबर 7 का हमारा चल रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार के ऊपर कितना बल लगेगा, उस बल का फॉर्मूला हमने स्थापित किया था। तो इस टॉपिक में भी वो पीछे वाला टॉपिक है, उसी का फॉर्मूला हम काम में लेंगे। इसलिए आपको पहले वाला अगर टॉपिक अच्छी तरीके से आता है, अगर आपको वो फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है, तो आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में है वो आएगा। तो ये जो टॉपिक हमने किया था पहले, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, तो उस बल का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, फिर आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। इसका नाम है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल हमें निकालना है। यानी कि अपने पास दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, देखना अच्छी तरीके से। एक अपने पास चालक तार ये है और इसी के समांतर दूसरा चालक तार है। दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं स्मॉल डी है। दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली स्मॉल डी। इस चालक तार को हम नाम दे देते हैं, ये चालक अपना 1 नंबर है और ये चालक तार अपना 2 नंबर है। इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है I1 और इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है I2। ठीक है, मैंने आपको बताया था ओरेस्टेड का प्रयोग। तो ओरेस्टेड ने क्या बताया था कि जब भी किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह के कारण उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर हमने इसमें भी हमने धारा प्रवाहित की है तो इस तार के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये जो तार I1 है इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और तार जो I2 है इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये बात ओरेस्टेड ने बता दी थी कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र वो उत्पन्न हो जाता है। अब आगे देखना, इस तार के कारण ये जो तार I1 है इसके चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B1। ये जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है ये I1 तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B1, और ये जो I2 है इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है B2। यहाँ तक बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। दोबारा से देखना, ये चालक तार है I1 और अगर धारा प्रवाहित हो रही है चालक तार में तो धारा प्रवाह के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने ये मान लिया है इस तार I1 के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है B1 और इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है B2। ठीक है, इस तार के कारण I1 के कारण B1 है और I2 के कारण B2 है। यानी कि ये जो B2 है ये है I2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र और ये जो B1 है ये है I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखना आगे समझना है, ये जो I1 है ये कहाँ पर रखा हुआ है, इस B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। यानी कि B2 के द्वारा इसके ऊपर बल लगेगा I1 पर और B1 के द्वारा इसके ऊपर भी बल लगेगा। ठीक बात है यहाँ तक। ये जो B2 है ये जो I1 है ये B2 के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और ये जो I2 है ये B1 के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। इसलिए I1 के ऊपर B2 बल लगाएगा और I2 के ऊपर B1 बल लगाएगा। ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल, और उस बल का फॉर्मूला था, देखना ये फॉर्मूला था F = ILB sin थीटा या फिर F = IL क्रॉस B। ये फॉर्मूला था। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना चाहें, यहाँ से हम अगर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखें तो उस दिशा के लिए हमें क्या करना है, अंगूठे को धारा की दिशा में कर देना है। देखना, अंगूठे को मैंने धारा की दिशा में कर दिया है, I1 है ये धारा की दिशा में कर दिया है
और ये जो अंगुलियां हैं इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर देना है। तो अकेली हथेली है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो यहाँ पर जो B1 है ये अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, और जो अंदर की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम किससे लिखते हैं, क्रॉस से लिखते हैं, क्योंकि अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो हमें तीर का क्रॉस का निशान दिखेगा, इसलिए जो क्रॉस है उसको हम लिख देते हैं जो I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो है। और ये डॉट और क्रॉस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर क्रॉस का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, क्योंकि वो तीर के निशान, जो तीर का निशान है उसको आपको अच्छी तरीके से है वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है क्रॉस, तो इसका मतलब ये हुआ तीर का निशान अंदर की तरफ जा रहा है। अगर अंदर जा रहा है तो आपको तीर का है वो क्रॉस वाला चिन्ह दिखाई देगा, तो इसका मतलब है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। और डॉट का मतलब ये है, यानी कि आपकी तरफ, अगर तीर आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसका डॉट का दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। तो डॉट का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। यहाँ पर B1 कैसे निकाला है, इस प्रकार से अंगूठे को कर देना है धारा की दिशा में, देखना I1 है धारा की दिशा में कर देना है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है B1 अंगुलियों को कर देना है। तो हथेली अपनी ये बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, तो चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ, उसको हमने लिखा है क्रॉस। और इसके कारण अगर हम देखना चाहें, यहाँ पर हम देखना चाहें I2 के कारण, तो वही आपको हाथ काम में लेना है, धारा देखना, अंगूठे को धारा की दिशा में कर देना है, और चुंबकीय क्षेत्र है B2, तो हथेली अपनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। तो आपकी तरफ हमारी तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, डॉट लिख दिया है। और जब आपको PDF मिलेगी तो वहाँ पर आपको क्रॉस और डॉट भी मिलेंगे, तो आपको ये समझ जाना है क्रॉस का क्या मतलब है और डॉट का क्या मतलब है। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखना, अब हम क्या करेंगे कि चालक तार 1 के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, इसका मान देखेंगे। तो देखना, चालक तार 1 के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, देखना B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो B1 लिख दिया है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R, म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। तो R की जगह हम क्या लिखेंगे, D, तो R की जगह लिख दिया है D, और I की जगह हम क्या लिखेंगे, I1, और इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। ये एम्पियर के नियम से आया है, एम्पियर का नियम हम इससे अगले टॉपिक में करेंगे। आपको पहले यही पता होना चाहिए कि धारावाही चालक तार के कारण उसे R दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। तो I1 धारा है और R है, यानी कि इसकी जो बीच की दूरी है वो है D, तो इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे चालक तार 2 के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि B2 का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चालक तार 2 के कारण D दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको हमने लिख देते हैं B2 से। तो B2 इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई D, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 भी आ गया है, समीकरण 2 भी आ गया है, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया है, कितना कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, I1 के कारण भी हमने निकाल लिया है और I2 के कारण भी निकाल लिया है। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखना, अब ये जो I1 है ये B2 के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और I2 है ये B1 के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, यानी कि B2 है ये I1 के ऊपर बल लगाएगा और B1 है ये I2 के ऊपर बल लगाएगा। देखना आगे F12 निकालेंगे, यानी कि चालक तार 1 के कारण
1 के कारण चालक तार 1 के कारण चालक तार 2 के चुंबकीय क्षेत्र चालक तार 2 का चुंबकीय क्षेत्र B2 है, B2 पर बल, सॉरी B2 के कारण बल, चालक तार 1 पर चालक तार 2 के चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण बल। और यह फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। तो यहाँ पर आ गया F12 = I यानी कि जो चालक तार हमने लिया है वही, तो I1 के ऊपर तो है I1, L तो लिख देते हैं L, B तो B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र B2 है, B2 साइन थीटा, तो साइन मतलब है कि कितना डिग्री है थीटा यहाँ पर, तो कितना डिग्री का बनेगा, ये है चुंबकीय क्षेत्र B2। और अगर हम, और ये देखना इसके लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस के रूप में इसके लंबवत तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान होता है 1। तो F12 = आ गया I1L B2, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से हम निकालेंगे चालक तार 2 के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, ये जो 1 है ये B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर जो बल आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, हम इसको इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार F21 = I2L B1, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसको 4, अब देखना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 F12 = I1L B2, ये रहा B2 का मान, ये रख देते हैं μ0 I2/2πd, ठीक है। या फिर अगर हम F12/L करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, μ0 I1 I2/2πd, ये अपने पास एक बल ये आ गया है। अब देखना समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 है F21 = I2L B1, ये रहा B1 का मान, ये रखेंगे μ0 I1/2πd, L इसके भाग में ले लेते हैं तो अपने पास आएगा μ0 I1 I2/2πd। अगर आप ये समीकरण देखोगे, दोनों समीकरण बराबर हैं, यानी कि जो बल है समांतर धारावाही चालक तार पर, जो एकांक लंबाई पर बल है वो अपने पास समान आएगा, बल का मान क्या आएगा, समान आएगा। और अगर हम बल की दिशा देखें तो बल की दिशा आएगी विपरीत, क्योंकि अगर एक ही दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो जो बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। अगर धारा की दिशा अलग अलग होती तो बल अपना प्रतिकर्षण प्रकृति का होता। तो इसमें भी I1 तो धारा की दिशा एक ही है, तो बल आकर्षण प्रकृति का होगा, बल होगा F12 और यह होगा F21। बल कौन सी प्रकृति का हो, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है इसलिए बल होगा आकर्षण प्रकृति का। अगर धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती तो बल अपना होता प्रतिकर्षण प्रकृति का। इस प्रकार से यहाँ पर हम बल निकाल सकते हैं कि दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य जो बल लगेगा, जो एकांक लंबाई पर बल है वो देखना समान आएगा, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। इसको एक बार और हम समझ लेते हैं। अपना टॉपिक था दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल। एक तार ये था, एक तार ये था अपना, इसके बीच की दूरी d है। अब ओरेस्टेन ने क्या बताया था, जैसे कि हम चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे कि ये कोई चालक तार है, इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे तार ये है, ये तार लिया हुआ है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लिया है B1 और इस तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लिया है B2, ठीक है। यहाँ तक
यानी कि ये जो बिट्टू है ये I1 के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब यानी कि बिट्टू है ये I1 पर चुंबकीय बल लगाएगा और B1 है ये I2 के ऊपर चुंबकीय बल लगाएगा, क्योंकि I2 है वो B1 के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आ गया है। अब ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात अपनी इसमें यही है कि जो बिट्टू है वो जो I1 है वो बिट्टू के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और जो I2 है वो B1 के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हमने क्या निकाला है कि चालक तार 1 के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1, और B1 का मान हमने ये निकाल लिया और ये फॉर्मूला अपना एम्पियर के नियम से आया है। एम्पियर के नियम में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चालक तार के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है। तो आपको ये फॉर्मूला वो याद रखना है। B1 = μ0 I1 / 2πd, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 दिया है। अब हमने क्या निकाला, इस तार के ऊपर जो चुंबकीय बल है वो हमें निकालना है। तो चुंबकीय बल कैसे लगेगा, बल यानी कि ये जो बिट्टू है ये इस तार के ऊपर चुंबकीय बल लगाएगा, क्योंकि जो I1 है वो बिट्टू के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो बिट्टू है वो इस तार के ऊपर चुंबकीय बल लगाएगा, बिट्टू है वो I1 के ऊपर चुंबकीय बल लगाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला हमने लिखा है F12 ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था इससे पहले टॉपिक में, F = IL × B। तो F12 I1L बिट्टू और साइन 90 का मान 1 होता है, तो F12 I1L बिट्टू, समीकरण नंबर इसको दे दिया 3। अब इसी प्रकार से ये जो B1 है ये I2 के ऊपर बल लगाएगा, B1 है ये I2 के ऊपर बल लगाएगा और उसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है F21 = I2L B1, समीकरण नंबर 4। अब B1 और बिट्टू के मान 3 नंबर और 4 समीकरण में रखेंगे तो एकांक लंबाई पर जो बल आएगा वह दोनों समान आएंगे, लेकिन इसका जो बल की दिशा होगी ये इसके विपरीत होगी, क्योंकि बल है वो दोनों एक ही दिशा में इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो बल आकर्षण प्रकृति का होता है, अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। यहाँ पर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो बल आकर्षण प्रकृति का, तो यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक है वो करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, और वैसे PDF के द्वारा इस टॉपिक को अच्छी तरीके से बताया गया है।